नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कोरोना की। दरअसल 2 साल से भी अधिक समय तक चला कोरोना का कोहराम लोग अभी तक भूले भी नहीं हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का कोहराम बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस का ग्राफ शतक लगा चुका है, तो बिलासपुर में 15 दिनों में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना रिटर्न्स की स्थिति तो नहीं बन रही, संभावित खतरे से निपटने की हमारी तैयारी क्या है, प्रशासन और जनता वक्त के साथ क्या लापरवाह हुई है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। इस साल पहली बार मध्य प्रदेश में एक्टिव केस का ग्राफ 100 के पार चला गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार चली गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में एक्टिव मरीज का ग्राफ 100 के पार चला गया है। 2023 में पहली बार एमपी में एक्टिव केस 100 के पार गए हैं। भोपाल में लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा नए केस मिले। 2 अप्रैल को एमपी में 35 और 3 अप्रैल को 26 नए मरीज मिले हैं। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की शुरुआत से मध्य प्रदेश में अब तक कुल 6,10,55,173 कोरोना के केस आ चुके हैं। इसी तरह अभी तक एमपी में 10,777 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। टेस्टिंग को पूरी तरह से प्रदेश के हर जिले में निष्पादित किया जा रहा है। कहीं चिंता की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि दावों के बीच आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को लेकर चिंता की कई वजह है। मसलन एमपी में 51 जिलों में 3 अप्रैल को सिर्फ 4 लोगों ने वैक्सीन ली। वैक्सीन के ये 4 डोज भी सिर्फ भोपाल में ही लगे। बाकी 51 जिलों में कहीं भी 3 अप्रैल को वैक्सीन लगी ही नहीं। इसी तरह मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी नहीं हो रही है। मतलब जनता और प्रशासन दोनों ही स्तर पर लापरवाही का आलम दिख रहा है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 3 अप्रैल को 47 नए केस आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 155 के पार चली गई। रायपुर में 53, धमतरी में 21 और बिलासपुर में 18 एक्टिव मरीज हैं, जबकि दुर्ग में 16, राजनांदगांव, मितेरा और कोंडागांव में 8 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर भी 3.22% हो गई है। पिछले 9 दिन में 109 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। धमतरी में एक छात्रावास की 19 लड़कियां एक साथ संक्रमित पाई गई हैं। बिलासपुर में 15 दिन के अंदर कोरोना से 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना के केस बढ़े हैं अभी, इसको लेकर हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है और हमारे यहाँ 5 सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिम्स में प्रतिदिन जांच हो रही है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप तत्काल जांच कराएं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ, इंजेक्शन, मास्क सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो पिछली 2 लहरों की तरह इस बार भी बिलासपुर हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के आंकड़े बार बार आगाह कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार अब मध्य प्रदेश में भी मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तनुज भीरभान जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले MC मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही। देश भर का अगर हम आंकड़ा उठा लें तो 3000 से ज़्यादा केस, 7 लोगों की मौत भी हुई है। क्योंकि कोरोना के केस तो हमने देखा था कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था 2022 की शुरुआत में, उस समय भी बढ़े थे, लेकिन डेथ बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब मामले उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डेथ अगर 7-8 का मामला आंकड़ा आ गया है, तो क्या ये कोई खतरे की घंटी अब यहाँ से ली जाए? क्योंकि देश अभी पूरी तरीके से सामान्य परिस्थितियों में चल रहा है, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल है नहीं। वैक्सीन का मध्य प्रदेश का आंकड़ा हमने दिखाया, केवल 4 वैक्सीन आज लगी हैं।
एमसी मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। जो आपने ये प्रश्न किया है और ये चर्चा रखी है, ये बहुत सामयिक है और ये लोगों को भी थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है। कोई ऐसा इसमें हम नहीं कहेंगे कि जो परिस्थिति से हम निकले हैं 20, 21 और 22 में वो परिस्थिति आने वाली है, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब वायरल संक्रमण हम लोगों के बीच में पूरी वर्ष रहता है। अब ये कहना कि कभी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 12 महीने रहता है। कोविड जैसे हम चर्चा करते आए हैं, कोविड था, कोविड है, कोविड रहेगा। बाकी जो सिंसीशियल वायरसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, वो भी हैं, H3N2 भी चल रहा है साथ साथ। तो अब हमको ये देखना है कि इन वायरसेस से हम अपना बचाव कितना और कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्वता है। तो जैसे आपने भी बताया कि अभी एक ही हॉस्टल की 19 छात्राएं संक्रमित हो गईं, तो ये इन वायरसेस का चरित्र होता है, संक्रामक होते हैं और इनकी तुलना अक्सर हम मीजल्स के वायरस से करते हैं कि मीजल्स का वायरस बहुत संक्रामक होता है और उसकी तुलना इन वायरस से हम करते हैं। और बिल्कुल, चाहे वो H3N2 वाला फ्लू का वायरस हो, चाहे वो कोविड का वायरस हो, ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, XBB हो या कोई और वेरिएंट आ जाए, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये वैज्ञानिकों के लिए होता है कि क्या वेरिएंट चल रहा है। संक्रामक तो सभी हैं और हमको, जैसे आपने बताया कि लोग टीकाकरण भी नहीं करा रहे हैं, तो हम लोग यही कहेंगे जो बचाव के उपाय हम लोग पिछले 3 वर्षों से चर्चा करते आए हैं कि भाई दूरी बना के रखें, किसी को अगर संक्रमण है तो वो मास्क जरूर लगा ले, नहीं है वो भी मास्क लगा लें तो बचाव होगा। घर में एक व्यक्ति को होता है, सबको हो जाता है। काम पे यात्रा करें, अगर चाहे ट्रेन में, बस में या हवाई यात्रा करें, अब देखा ये जा रहा है कि मास्क का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि लोग निश्चिंत हो गए कि भाई अब पैंडेमिक समाप्त हो गया। तो पैंडेमिक तो समाप्त हो गया, लेकिन वायरस समाप्त नहीं होगा। वायरस तो हमारे बीच में किसी न किसी रूप में, जिसमें हम कहते आए हैं एंडेमिक हो गया। तो ये इस तरह से कभी बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, ये चलेगा और इसमें नुकसान उन रोगियों को होगा, उन व्यक्तियों को होगा जिनकी वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है या सांस की पहले से बीमारी है, दिल की बीमारी है, या फिर किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का इलाज चल रहा है या डायलिसिस हो रही है, अंग प्रत्यारोपण हुआ है। तो प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से अगर कम है हमारी, तो वायरस दबोचेगा। इसमें लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और बचाव ही एकमात्र हम लोग शुरू से बात करते आए हैं। और जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है वो आगे से आके कराएं, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ये अवश्य देगा। और जिन लोगों ने 2 डोज ले ली है वो प्रोटेक्शन डोज ले लें और इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। हम सब ने टीकाकरण कराया है। आजकल तो फ्लू का टीकाकरण के लिए भी बोलते हैं, भारत में उतना चलन नहीं है, लेकिन विकसित देशों में फ्लू के टीके भी रिकमेंडेड होते हैं हर मौसम में, साल में एक बार, वर्ष में एक बार। तो ये करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो भी स्पाइक हो रहे हैं केसेस में, सर्ज आई है, ये बहुत जल्दी ही नीचे भी आ जाएगी। शरद पंडित जी, एक जो चीज लोगों ने शब्द सीखा इस दौरान कि भाई वायरस म्यूटेट करता है तो अलग अलग रूप में आता है। अब ये जो 3000 से ज्यादा केस या डेथ आ रही हैं, 7-8 डेथ हुई हैं देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेथ रिपोर्ट की गई हैं और मध्य प्रदेश से आज हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो ही नहीं रही। तो क्या थोड़ा सा अलर्टनेस यहाँ पर और ज़्यादा दिखाई जानी चाहिए? कम से कम इस पर तो गौर करते रहना चाहिए कि कहीं ये म्यूटेट तो नहीं हो रहा है वायरस, और उसमें क्या आपको लगता है कि ढिलाई हो रही है थोड़ी बहुत? देखिए क्या है, म्यूटेशन लगातार होता है। कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो जब हम लोग जो है मेडिसिन
और ये सब प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने स्वरूप को बदलता है। वो भी अपनी रक्षा करने के लिए इस तरह के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो है हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं या जहाँ इस तरह की जो है वो स्टडी की फैसिलिटीज हैं, वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट को ये सब चीजें लगातार करना चाहिए, यानी इस पे निगरानी आवश्यक है। परंतु जनमानस के लिए क्या आवश्यक है? जनमानस के लिए ये आवश्यक है कि हमने जो है इतना बड़ा संक्रमण झेला है और हमने जो है दूसरी लहर में कई परेशानियां उठाई है, तो हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सामान्य सावधानी है वो उसको कभी नहीं भूलना है। देखिए अब जो ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है वो लगातार जो है वो कुछ सालों तक इसका प्रभाव बना रहेगा, तो इसलिए हमको अपनी हैबिट्स में जो है वो जो सावधानियां है वो रखना। देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा ये जो वायरस जो है वो अंदर शरीर में प्रवेश करता है, तो वही जो सामान्य सावधानियां अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बताई कि हमको जो है डिस्टेंस, मास्क का उपयोग, जो है हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें लगातार अपनी आप हैबिट्स में शामिल करना पड़ेगा हमको ये सब चीजें अपनी जीवन शैली में अब ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में स्टडी और ये सब जो है शासकीय स्तर पर होती रहे, परंतु सामान्य जनमानस को ये सावधानियां रखना जरूरी है। साथ ही साथ हाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपनी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो कम ना होने दें, उसके लिए बराबर जो है पौष्टिक भोजन और इस तरह की जो आवश्यक जो विटामिन वगैरह है वो लेते रहें और अपनी लाइफ स्टाइल को इस ढंग से बनाएं कि हम किसी भी इन्फेक्शन को कैच नहीं करें। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां रख के हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है आगे बढ़ते हुए, जो आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर तनुज वीरभान जी। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जो पहले से बीमारियों से घिरे हुए लोग हैं उनका डेथ के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ कई बीमारियां जुड़ी हुई हैं, उम्र का भी तकाजा है, उसमें आयुर्वेदिक रूप से उनके लिए क्या बेहतर है कि वो अपनी इम्यून सिस्टम बेहतर कर सके? देखिए आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षा, और स्वास्थ्य जो हेल्दी व्यक्ति है कि हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और जो व्यक्ति बीमार है उसकी हमें बीमारी से दूर करना है। ये एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो हमें जैसे इसकी फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले प्रिवेंशन पे ही ध्यान देना है। तो जो क्रोनिक डिजीज से जो ग्रसित है, जो काफी टाइम से वक्त लंबी बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं, तो उनकी वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है काफी कम होती है, तो इसकी वजह से वो जल्दी से उस रोग से, उस वायरस से ग्रसित होते हैं। तो उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि बचाव जो होगा, उनके आसपास वाले जो व्यक्ति हैं वो भी ध्यान रखें कि उनके पास किसी भी तरह का कोई संक्रमित व्यक्ति ना जाए, ताकि उनको बीमारी ना लगे, और अपना एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, व्यायाम करना या जो वो कर सकते हैं इजीली उस पे, और डाइट पे खट्टे फल या इस तरह की जो चीजें होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से आपसे वायरस से ग्रसित ना हो और आप जितना स्वस्थ रह सके स्वस्थ हो जाए। MC मिश्रा जी, जो चौथे डोज की बात आ रही है कि 3 डोज तो लग गए, आपने कहा कि हमारे देश में प्रचलन नहीं है, लेकिन बाहर ये रहता है कि सीजनल फ्लू का एक वैक्सीनेशन होता है हर साल। अगर कोविड हमारे साथ ही रहेगा तो क्या ज़रूरत है कि भाई इसका जो वैक्सीनेशन है उसको भी हमें बार बार कराना पड़ेगा? ऐसी कोई ज़रूरत लगती है आपको? ये संभावना बिल्कुल बन सकती है और बनेगी। जैसे ये जो आम फ्लू होता है, H3N2 है या और दूसरे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जैसे क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन आती है फ्लू की, और उसकी कीमत है 1200-1500 रुपए में लगती है वो। तो भारत में तो अभी उसका चलन नहीं है, हम लोग भी नहीं लगवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब लगवाने भी लगे हैं, भारत में भी लगवाने लगे हैं। लेकिन जैसे USA की हम बात करें तो वहाँ पे तो ये काफ़ी प्रचलन है इसका, फ्लू शॉट बोलते हैं, वो साल में एक बार लगाते हैं। हालांकि उससे भी जो बचाव है 60-70% तक होता है, और उसमें 4 वायरसेस का समावेश करते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर पंडित ने, कि ये जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ये पता लगता है म्यूटेशंस कौन से हो रहे हैं और कौन सा वायरस प्रचलित है, उसके अगर अनुसार टीके बन जाएंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होता है। तो बिल्कुल ये संभावना बन रही है अब
कि हमको हो सकता है कोविड का टीका भी प्रतिवर्ष लगाना पड़े, लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग का लाभ यही है, ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो वेरिएंट है प्रचलित है, और उसके हिसाब से जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है और दूसरे जो लोगों ने जो वैक्सीन बनाई है वो उसी प्रकार से वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। तो हो सकता है हर वर्ष एक नई वैक्सीन आए, जैसे फ्लू की आती है। ये काफी संभावना इसकी बन सकती है। अभी इसके बारे में बहुत आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब प्रोटेक्शन डोज की हम बात कर रहे हैं तो वो भी प्रतिवर्ष एक प्रोटेक्शन डोज के तौर पे ही होगी। और इसका लेकिन अभी फाइनल एनालिसिस होके वैज्ञानिक बताएंगे, उसके बाद ही इस बात को इसका साफ होगा कि क्या हम लोगों को अब ये प्रोटेक्शन डोज के बाद कब लगवानी है एक और डोज। तो वो देखने वाली बात है। कुछ इसमें मैं देशों एक ने चीज तो और किया जानना है, चाहता इजराइल हूं में सर हुआ है आपसे ये। कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे भाई जो पैसा दे सकते हैं और कुछ लोग शायद चौथा डोज लगवाने के इच्छुक हैं, तो क्या उनको परमिशन हो सकती है कि भाई इन लोगों को जो अपनी स्वेच्छा से लगवाना चाहते हैं उनको तो अलाउ कर दिया जाए कम से कम चौथे डोज के लिए? क्योंकि अभी तो ये सारी चीजें आधार के जरिए हो रही हैं, एक पोर्टल बना हुआ है उसके जरिए ही वैक्सीन लग रही है, तो उसमें तो 3 तक ही ऑप्शन है। नहीं, अभी चौथी का अभी हमारे भारत में नहीं अभी प्रचलित हुआ है। इजराइल वगैरह ने लगाया है, इजराइल में लगे हैं, चौथी डोज भी लगी है। लेकिन भारत में ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। पॉलिसी मेकिंग एट जो उस स्तर पर हो, जो हमारी इसकी तागी है, जो वैक्सीनेशन की देखरेख करती है समिति नीति आयोग के अंतर्गत और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, तो अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं है कि चौथी खुराक या इसकी डोज लगे या ना लगे। लेकिन अगर कोई अपना पैसा देके लगवाना चाहते हैं तो लगवा भी सकते हैं, लेकिन अभी पॉलिसी में ये नहीं आया है। इसका कोई नुकसान तो नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और हर फितरत का व्यक्ति होता है, कुछ लोग हो सकता है कि भाई वो रिकॉर्ड पे ना जाए लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं किसी जुगाड़ से, और ये चीजें कई बार इजीली संभव हो जाती हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। अब जैसे हमने सबने लगाई है, सारी वैक्सीन लगाई है, जैसे कोविशील्ड भी लगाई, कोवैक्सीन भी लगाई, फिर उसको मिक्स एंड मैच भी हुआ, फिर उसके बाद फाइजर की भी लगवाई, मॉडर्ना की भी लगी है। तो अब नुकसान तो जीवन में किसी चीज से भी हो सकता है। दवाई जो हम अच्छे के लिए खाते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाती है। तो वैक्सीन का भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट बहुत रेयर हुआ है, बट लोगों को हुआ है। लेकिन जिन लोगों को नहीं हुआ और पहले टीके लगवाए हैं तो उनको ऐसी कोई मैं समझता हूँ कोई ऐसा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार की तरफ से या कोई शोध की तरफ से यह इस तरह के परामर्श आता है तो बिल्कुल इस बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिए। ठीक, शरद पंडित जी, एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि भाई सरकार ने प्रिकॉशनरी डोज तक हमें सुविधा दी, फ्री भी कर दिया उसको, लेकिन अब उसको भी समय हो गया, तो उसका असर हमारे अंदर अभी भी है या नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी वैक्सीन हो, उसकी जो है वो जो पोटेंसी है या उसका जो प्रभाव है वो मैक्सिमम 8 से 10 महीने, और खास करके ये जो फ्लू के वैक्सीन हैं या इस तरह के जो रेस्पिरेटरी वैक्सीन हैं, उनका इतना ही असर रहता है। परंतु अभी आदरणीय मिश्रा साहब ने भी जो बताया, देखिए क्या होता है कि इसके संबंध में गावी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग एक जनरल गाइडलाइन जो है वो पूरे देश के लिए एक कॉमन जो है वो डिसाइड करके उसको नीचे लेवल पे जब भेजते हैं तब ये मास इम्यूनाइजेशन संभव है। अब जहां तक सवाल ये है, यदि मार्केट में वो वैक्सीन अवेलेबल है और कोई ऑप्शनल वैक्सीन अपने जो है स्वयं के खर्च पे लगाना चाहे तो मैं समझता हूं कि कोई उससे दिक्कत नहीं है। वैसे ही इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन भी जो हैं, अभी बताया मिश्रा साहब ने कि वो भी अवेलेबल है, तो वो लोग लगाते हैं, वो एक सामान्य रूप से लिया जा सकता है। और जहां तक वैक्सीन की जो है वो सुरक्षा उससे वो निश्चित रूप से मिलती है और ये सेफ वैक्सीन है। कहीं जो है लेवल पर इसका स्क्रीनिंग होता है और उसके बाद ये जो है वो मार्केट में आता है। तो कहने का आशय ये कि इसमें कोई भय की बात नहीं है, वैक्सीन लिया जा सकता है जिनको ऑप्शनल लगवाना है।
परंतु भारत शासन ने अभी कोई गाइडलाइन इसके संबंध में जो है जारी नहीं की है। इसलिए जहां ऐसा लगता है एल्डरली पेशेंट्स हैं या जो कोमार्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, यदि वो सेफर साइड रह के लगवाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तनुज जी, कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं कि हम दवाई नहीं खाएंगे, तो आयुर्वेदाचार्य होने के नाते उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि वो घर में ही इलाज करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं, अदरक हो गया, तुलसी हो गया या हल्दी हो गई, इन्हीं से हम इलाज कर लेंगे। तो उन लोगों को कौन सी स्टेज तक आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी स्टेज पर जाकर उन्हें आप परामर्श देते हैं कि नहीं अब आपको और आगे जो दूसरे पद्धति हैं इलाज कराने की उनका अब उपयोग करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सेल्फ मेडिकेशन का बहुत चलन है। तो बहुत सारे लोग, चाहे एलोपैथ में हो, चाहे होम्योपैथ में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो शुरुआत में सेल्फ मेडिकेशन ही करते हैं। और रही बात की घर में वो अदरक को या काली मिर्च को या तुलसी को, इन सबको पीस के कुछ काढ़ा बनाते हैं, कुछ अपने अपने तरीके से कुछ चाय से चाटने के लिए बनाते हैं। लेकिन इन सबका एक यूज जो है हर तरीके से नहीं आप कर सकते। एक स्टेज होती है हर डिजीज कि भाई आपकी स्टार्टिंग है तो आपको करके देखिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट तो आपको फिर किसी न किसी डॉक्टर से आपको सलाह लेंगे। चाहे वो आयुर्वेदिक आप अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप अच्छे से उसके लिए सलाह लीजिए और तब उसका आगे का ट्रीटमेंट आप प्लान करें। ये नहीं है कि आप ये सोचे कि 10 दिन हम तो अदरक का रस पिएंगे या हम उसमें पीपली या फिर हम तुलसी का रस पी के और हम सोचे कि हम हमेशा ठीक हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि आप अपनी स्टेज को एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही उन चीजों का यूज हो पाता है और उसका भी यूज आप ऐसे नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक करेंगे तो कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट कंसल्टिंग आप कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं और उसका आप चाहो तो कि इसका तो मेरे को अच्छे से आराम मिल रहा है, लेकिन हर मेडिसिन का अपना एक रोल होता है। उस रोल को आपको कितने दिन तक उस मेडिसिन को यूज करना है ये बहुत जरूरी होता है और वो विदाउट कंसल्टेशन नहीं शुरू करना चाहिए। आयुर्वेद में एक प्रोसेस है, स्वर्ण प्राशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, और वो हम 0 डेज से लेके और 16 साल तक के बच्चों के लिए प्लान की जाती है। ये भी एक तरीके से एक इम्यूनिटी शॉट हो, बट ये इंजेक्टेबल नहीं है, ये ओरली हम लोग यूज करते हैं इसको। और महीने में 1 दिन बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती है, उससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। और हमने देखा है कि जिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया गया था उनमें मिनिमम चांसेस रहे हैं और मिनिमम वो इस वायरस से या इस तरह के फ्लू से मैक्सिमम वो लोग बच गए। बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है, अगर तरीके से उनको यूज किया जाए तो सब तरह की चीजें इफेक्टिव। एमसी मिश्रा जी, एक जो कॉमन फैक्टर है आज की तारीख में, सबसे पहले लोगों को जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन हैं और इन्हीं को शायद सबसे ज़्यादा हल्के में लोग ले लेते हैं, गार्गल करना शुरू कर देते हैं। या फिर जुकाम के लिए तो आमतौर पर ये धारणा है कि 3 दिन में ये अपने आप चला जाता है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दवाई खाने से उल्टा ये रुक जाता है, ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है, एक धारणा है लोगों के बीच। तो कब सजग हो जाना चाहिए, कब तक इंतजार करना चाहिए, कब तक ये नॉर्मल फ्लू हो सकता है और कौन सी चीज इसको अलग करती है जब लोगों को सजग होकर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत इसको साथ मैं कहूँगा सिंपल तौर पे या इसको गले में खराश से ही शुरू होता है, क्योंकि जो वायरस की जो शरीर में एंट्री है, जो अंदर जाता है, वो हमारे नाक के द्वारा या गले के द्वारा ही अंदर जाता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं जिसको संक्रमण है तो वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वायरस निकलता है और हम वो वायरस को अंदर हमारे सांस के द्वारा चला जाता है। तो गले में जब वो जाता है तो खराश होती है, बिल्कुल होती है, और उसके बाद फिर रनिंग नोज हो सकती है, बुखार हो सकता है, अगर ज्यादा संक्रमण है तो सिर में दर्द, शरीर में दर्द, और फिर जो लक्षण हम लोग चर्चा करते हैं, किसी के स्मेल का चले जाना, किसी को दस्त लग जाना, क्योंकि जीआई अगर हमारा जो पाचन तंत्र है वो इफेक्ट हो जाता है, बहुत तेज दर्द सिर में हो सकता है किसी के। तो ये सबके लक्षण लगभग हर वायरल संक्रमण के समान होते हैं और उसमें जो बुखार है उसका उस पर निर्भर करेगा कि कितना वायरस अंदर गया है और कितनी हमारा शरीर उसको रिएक्ट कर रहा है।
तो अगर तेज बुखार है तो उसको नीचे लाना ही पड़ेगा दवा लेकर के, तो उसके लिए पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित दवा है, वो लेना चाहिए। पानी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पानी खूब पिए, तरल पदार्थ, और उसमें जरूरी नहीं है कि पानी ही पिए, कभी सूप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी बना के ले सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि काढ़े कितने इसमें उपयोगी हो सकते हैं। केवल मैं ये कहूंगा कि एंटीबायोटिक का वायरल संक्रमण में कोई लाभ नहीं होता, उससे नुकसान ही हो बिल्कुल, सकता ये है। बहुत काम की बात है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर डॉक्टर की सलाह पर ही करें। फिलहाल समय इतना ही है, इसलिए रोक रहा हूं सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोरोना बढ़ रहा है, सावधानी बरतें, तभी दोबारा से इसको हराया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।